हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं आवर्त क्या होता है। इसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। जब किसी भिन्न को जब किसी भिन्न को दशमलव में बदला जाए और एक ही वैल्यू रिपीट करता हो तो उसे आवर्त कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया नियम या परिभाषा कह लीजिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 8/3। अब 8/3 में जब हम लोग 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.666 और ये इसी तरीके से 6 का एक क्रम बनता चलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.6 और ये हो जाएगा आवर्त। यानी ये जो 6 रिपीट कर रहा है इसी को हम लोग इस तरीके से आवर्त के रूप में लिख लेंगे। ये ऊपर में जो आपको माइनस की तरह दिख रहा होगा यही आवर्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 1.3262626 और इसी का ये क्रम चल रहा है। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये जो 26 है यानी 26 ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग आवर्त के रूप में लिखेंगे 1.326 का आवर्त हो जाएगा। अब एक होता है परिमेयीकरण। इसको हम लोग रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन का मैं परिभाषा लिख देता हूँ। आवर्त वाले संख्या को समान भिन्न में बदलने की क्रिया परिमेयीकरण कहलाती है। तो दोस्तों, जब भी कोई आवर्त वाली संख्या को समान भिन्न में हम लोग बदल देंगे तो वो परिमेयीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ 2.666 यानी 2.6 का जो आवर्त है इसको जब हम लोग भिन्न के रूप में बदल देंगे तो ये परिमेयीकरण कहलाएगा। उसी तरह 1.326 का जो आवर्त है इसको हम लोग जब भिन्न के रूप में बदल देंगे तो ये परिमेयीकरण कहलाएगा। अब परिमेयीकरण तो कहलाएगा, ठीक है, लेकिन इसको भिन्न के रूप में हम लोग बदलेंगे कैसे? अब जैसे इसी को हम लोग क्वेश्चन के रूप में लेते हैं, इसका परिमेयीकरण करना है यानी 1.326 का जो अपवर्त है इसका हमें परिमेयीकरण करना है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ 1.326 का अपवर्त का परिमेयीकरण कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया, इसका परिमेयीकरण करना है। तो इसके लिए मैं एक नियम लिख देता हूँ। भिन्न में तो अंश और हर होता है, तो अंश के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या माइनस बिना आवर्त वाला संख्या करेंगे, बिना आवर्त वाला संख्या। और हर के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक पर आवर्त होगा उतना ही 9 लिखेंगे और जितना अंक पर आवर्त नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया नियम
कि जब आवर्त वाले संख्या को समान भिन्न में हम लोग बदलेंगे तो वो परिमेयीकरण कहलाएगा। अब भिन्न में बदलने के लिए हमें अंश और हर चाहिए, तो अंश के लिए हम लोग करेंगे संख्या माइनस बिना आवर्त वाला संख्या। अब इसमें हम लोग संख्या कितना बनाएंगे, जैसे पॉइंट को आप भूल जाइए कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो ये संख्या कितना बन जाएगा 1326। तो हम लोग ये मानेंगे कि ये जो 1.326 का अपवर्त है इसमें संख्या कितना है, तो ये है 1326। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब संख्या यानी 1326 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, बिना आवर्त वाला संख्या। तो बिना आवर्त वाला संख्या कितना हो जाएगा 13, क्योंकि हम लोगों ने संख्या 1326 माना है, मतलब हमें पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है। तो संख्या कितना बन जाएगा 13 बिना आवर्त वाला, और आवर्त वाला संख्या कितना है 26। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अंश हो गया संख्या 1326 माइनस बिना आवर्त वाला संख्या, यानी 1326 माइनस 13। अब हम लोग हर को देखते हैं। तो दशमलव के बाद जितना अंक पर आवर्त होगा, तो यहाँ दशमलव के बाद, अब देखिए हर के लिए हमें दशमलव के बाद देखना है और अंश के लिए हमें दशमलव भूल जाना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हर के लिए हम लोगों को दशमलव देखना है और दशमलव के बाद देखना है। तो दशमलव के बाद जितने अंक पर आवर्त होगा, यानी 2 अंकों पे आवर्त है, यानी 26 पे आवर्त है। तो चलिए ठीक है, दशमलव के बाद जितना अंक पर आवर्त होगा यानी 2 अंकों पर आवर्त है, उतना ही 9 लिखेंगे। यानी 2 अंकों पे आवर्त है तो हम लोग 2 बार 9 लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जितना अंक पर आवर्त नहीं होगा उतना शून्य लिखेंगे। और हम लोग देखेंगे कितने अंकों पे आवर्त नहीं है। ये ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद की बात की जा रही है। तो दशमलव के बाद एक अंक पे आवर्त नहीं है तो हम लोग एक बार 0 लिखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अंश के लिए संख्या माइनस बिना आवर्त वाला संख्या करेंगे, यानी 1326 माइनस 13 हम लोग करेंगे। अंश के लिए हमें दशमलव नहीं देखना है और हर के लिए हमें दशमलव देखना है। तो दशमलव के बाद जितने अंक पर आवर्त होगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे। तो 2 अंकों पे आवर्त है तो हम लोग 2 बार 9 लिखेंगे, यानी 99 करेंगे। और जितने अंक पर आवर्त नहीं होगा, यानी दशमलव के बाद यहाँ एक अंक पे आवर्त नहीं है, तो उतना बार हम लोग 0 लिखेंगे, यानी शून्य लिखेंगे। तो इतना आप समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ें। तो अंश बराबर कितना हो जाएगा 1326 माइनस 13, तो ये हो गया 1313। और हर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 अंकों पे आवर्त लगा हुआ है तो 2 बार हम लोग 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक पे आवर्त नहीं लगा है तो हम लोग यहाँ एक बार 0 लिखेंगे। तो ये भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा 1313 बटे 990, और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 4.56 में 6 का आवर्त है का परिमेयीकरण कीजिए, परिमेयीकरण कीजिए। तो इसे हम लोग भिन्न के रूप में बनाते हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो परिमेयीकरण मतलब भिन्न हमें निकालना है, तो भिन्न होता है अंश बटे हर के रूप में। अंश में क्या हो जाएगा, संख्या यानी 456 माइनस बिना आवर्त वाला संख्या यानी 45 बटे हर में क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद हम लोग देखेंगे कितने अंकों पे आवर्त है। तो एक अंक पे आवर्त है तो 1 9 हो जाएगा, और दशमलव के बाद एक अंक पे आवर्त नहीं है तो एक बार 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 411 बटा 90। ये डिवाइड भी हो जाएगा 3 से, 3 तिहाई 9 0, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 साते 21, और ये हो जाएगा 137 बटे 30, और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 0.567 और 67 पे आवर्त है का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी हम लोग उसी तरह करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। भिन्न निकालना है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, और अंश के लिए हमें दशमलव को नहीं देखना है, और जब दशमलव नहीं लगा होता है तो किसी भी संख्या के पहले 0 रखिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसे हम लोग संख्या मानेंगे केवल 567। तो ये हो जाएगा 567 माइनस, तो यहाँ संख्या हो गई 567। अब कितने अंकों पे आवर्त नहीं है, तो एक अंक पे आवर्त नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, और बटे, अब हम लोग हर के लिए दशमलव के बाद देखेंगे तो 2 अंकों पे आवर्त है तो यहाँ हो जाएगा 99, और दशमलव के बाद एक अंक पे आवर्त नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 562 बटे 990।
2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 281/495 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आवर्त का मतलब हो गया कि जब किसी भिन्न को दशमलव के रूप में बदला जाए और एक ही वैल्यू बार बार रिपीट करे तो उसे हम लोग कहेंगे आवर्त। और परिमेयीकरण का मतलब हो गया कि इसी आवर्त को जब हम लोग भिन्न के रूप में बदल देंगे तो ये कहलाएगा परिमेयीकरण। तो दोस्तों इतना अगर समझ में आ गया हो तो अब हम लोग देखते हैं आवर्त वाले संख्या का वर्गमूल या घनमूल निकालना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आवर्त वाले संख्या का वर्गमूल या घनमूल निकालना। तो अब हम लोग दोस्तों देखते हैं आवर्त वाले संख्या का वर्गमूल या घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ नियम लिख देता हूँ, समान भिन्न में बदलने के बाद ही वर्गमूल या घनमूल निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया नियम कि पहले हम लोग समान भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद ही वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, √3 0.037 और ये तीनों पे आवर्त लगा हुआ है, इसका मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा √3। अब यहाँ अंश के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या तो 37 हो जाएगी क्योंकि दशमलव को तो हम लोग को ध्यान देना नहीं है। तो 37 माइनस जितने अंकों पे आवर्त नहीं लगा हुआ है, तो 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, तो 37 माइनस 0 का मतलब हो गया 37। 37 माइनस 0 करिए या केवल 37 लिखिए। अब हर में कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद जितने अंकों पे आवर्त लगा हुआ है उतना बार हम लोग 9 लिखेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंकों पे आवर्त लगा हुआ है तो 3 बार 9 हो जाएगा। और दशमलव के बाद कोई ऐसी भी संख्या है जिसपे आवर्त नहीं लगा हुआ है तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी हम लोगों को 0 नहीं लिखना है। तो ये हो गया 37/999। अब ये 37 से जब हम लोग 999 में डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 27 और 27 का जो घनमूल है वो 3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 और इसका मतलब हो गया 0.333। इसी क्रम में ये चलता रहेगा और 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.3 का आवर्त और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, √0.4 का आवर्त, इसका मान कितना होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा √ अंश के लिए संख्या माइनस बिना आवर्त वाली संख्या, तो ये केवल 4 हो जाएगा। और हर के लिए हो जाएगा दशमलव के बाद कितने अंकों पे आवर्त लगा है उतना 9 लिखेंगे। तो ये हो गया 4/9 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो ये हो जाएगा 0.666 और यही क्रम चलता रहेगा। तो 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.6 का आवर्त और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आवर्त वाले संख्या को जोड़ना या घटाना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आवर्त वाले संख्या को जोड़ना या घटाना। तो दोस्तों आवर्त वाले संख्या को जोड़ने या घटाने के लिए जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2.167 और 67 का अपवर्त है प्लस 3.87 और 7 का अपवर्त है, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंश के लिए केवल 2167 संख्या हो जाएगा, तो हम लोग संख्या 2167 करेंगे माइनस बिना आवर्त वाली संख्या, तो बिना आवर्त वाली संख्या हो गई 21, तो ये हो गया 21 बटे हर के लिए हम लोग दशमलव के बाद देखेंगे, तो दशमलव के बाद कितने अंकों पे अपवर्त लगा हुआ है, तो 2 अंकों पे लगा है, तो ये हो जाएगा 2 बार 9 और दशमलव के बाद कितने अंकों पे अपवर्त नहीं लगा हुआ है उतना हो जाएगा 0। फिर यहाँ प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 387, तो संख्या हो गई 387 माइनस
बिना अपवर्त वाली संख्या हो जाएगी 38, तो ये हो गया 38 बटे हर के लिए दशमलव के बाद कितने अंकों पे अपवर्त लगा है, तो 1 अंकों पे लगा है, तो 1 बार 9 हो गया। फिर दशमलव के बाद कितने अंकों पे अपवर्त नहीं लगा है, तो 1 अंकों पे नहीं लगा है, तो 1 बार हो गया 0। अब 2167 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हो गया 2146 बटे 990 प्लस 387 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हो गया 349 बटे 90। अब 990 और 90 का एलसीएम हो गया 990। अब यहाँ 990 से 990 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, और 1 से 2146 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2146 प्लस यहाँ 90 से 990 में डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 11, और 11 में 349 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3839। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5985 बटे 990। 5 से पहले हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 5 एकम 5, 11 9 7 1197, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 9 8 1197। अब हम लोग करेंगे 9 से डिवाइड करके देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 133, तो ये मिला 133 बटे 22। और जब 22 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.04545, और ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पे 45 45 का रिपीटिंग हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6.045, और 45 का हो जाएगा आवर्त, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि अंश के लिए संख्या माइनस बिना आवर्त वाली संख्या कर दिए, जैसे 2167 माइनस 21, और हर के लिए दशमलव के बाद जितने अंकों पे आवर्त लगा हुआ है उतना बार 9 कर दिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पे आवर्त नहीं लगा हुआ है उतना बार 0 कर दिए। उसी तरह यहाँ पर भी फिर इसको सॉल्व करके, और यहाँ पे आपका आंसर 6.045 का आवर्त निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए इतना एग्जामिनेशन में अगर आपके पास समय ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 2.167 और 67 का अपवर्त प्लस 3.87 और 7 का अपवर्त। तो जैसे यहाँ 2.167 है तो 67 के ऊपर अपवर्त लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो 67 है यही बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.167 67 67, इसको कम से कम 5 या 6 अंकों तक लिखना है। उसी तरह यहाँ 3.87, अब 7 के ऊपर अपवर्त लगा हुआ है तो 7 यानी बार बार रिपीट करेगा, तो 7 को हम लोग कम से कम 5 या 6 अंकों तक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3.877777, इसको हम लोग 5-6 अंकों तक लिख लेंगे, और चिन्ह के अनुसार इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जो कि प्रश्न में प्लस लगा हुआ है तो इसे हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6.0454545। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई ये संख्या तो जोड़ने पर 45 45 45 भी रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 54 54 और 54 इस तरीके से भी रिपीट हो रहा है। तो अब आप इस पे 45 के ऊपर अपवर्त लगाएंगे या 54 के ऊपर अपवर्त लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी एक ट्रिक होता है। अब आपको अपवर्त कहाँ लगाना है, तो सबसे पहले अपवर्त को हम लोग 5-6 अंकों तक लिखेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे या घटा लेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, और प्रश्न में दशमलव के बाद अधिक से अधिक जितने अंकों पर आवर्त नहीं होगा उतना अंक छोड़ना है। तो अब क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद अधिक से अधिक 1 अंकों पर आवर्त नहीं है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है जिस पे आवर्त नहीं है। तो हम लोग यहाँ भी क्या काम करेंगे, दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक छोड़ेंगे, और 1 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या रिपीट कर रही है उस पर हम लोग अपवर्त लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 6.1 अंक हम लोग छोड़ देंगे यानी 0 को छोड़ देंगे, और 45 45 रिपीट कर रहा है, 45 के ऊपर अपवर्त हम लोग लगा देंगे, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसका नियम मैं नोट करके लिख देता हूँ। आवर्त वाले संख्या को 5 या 6 अंक तक लिखेंगे और उसके बाद चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे, और
प्रश्न में दशमलव के बाद अधिक से अधिक जितने अंकों पर आवर्त नहीं होगा उतना अंक छोड़ देंगे और उसके बाद जो अंक रिपीट करेगा उस पर आवर्त खींचेंगे। तो दोस्तों जो अभी मैंने आपको समझाया उसी चीज़ को मैंने नोट करके लिख दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 4.816 और 6 के ऊपर अपवर्त है प्लस 3.259 और 59 के ऊपर अपवर्त है, इसको जोड़ना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो 4.816 में 6 के ऊपर अपवर्त है, यानी 6 जो है वो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4.816 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग 5 या 6 अंकों तक लिख लेंगे। उसी तरह यहाँ 3.259 में 59 के ऊपर अपवर्त लगा हुआ है, यानी 59 जो है वो रिपीट कर रहा है। 59 में 5 और 9 को हम लोग 5 या 6 अंकों तक लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.259 59 59 59। ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो प्रश्न में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 8.076262625 ये हो गया। अब हम लोगों को अपवर्त किसके ऊपर लगाना है, तो दशमलव के बाद अधिक से अधिक जितने अंकों पे अपवर्त नहीं लगा होगा उतना हम लोगों को दशमलव के बाद छोड़ देना है। तो प्रश्न में दशमलव के बाद जैसे यहाँ 81 और यहाँ दशमलव के बाद केवल 2, यानी दशमलव के बाद अधिक से अधिक 2 अंकों पे अपवर्त नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग इसमें भी जो योगफल मिला दशमलव के बाद अधिक से अधिक 2 अंक को छोड़ देंगे। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अधिक से अधिक जितने अंकों पे अपवर्त नहीं लगा रहेगा, परिणाम में दशमलव के बाद अधिक से अधिक उतना अंक छोड़ देना है। तो दशमलव के बाद अधिक से अधिक 2 अंकों पे अपवर्त नहीं लगा है, तो हम लोग यहाँ दशमलव के बाद अधिक से अधिक 2 अंक छोड़ देंगे, यानी 8.07 हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने अधिक से अधिक 2 अंकों को छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद अब जो संख्या रिपीट करेगी उस पर हम लोग अपवर्त लगा देंगे, तो ये बन गया 62 62 62। और ये भी अगर हम लोग आगे बढ़ाते तो 5 की जगह 6 बन जाता है, तो 62 में इसके ऊपर हम लोग अपवर्त कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि हम लोग 62 62 62 करेंगे या फिर 26 26 26 करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बार। और बार का मैं परिभाषा लिख दूं, यदि दशमलव के पहले संख्या के ऊपर लाइन खींचा गया हो तो उसे बार कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब ए पॉइंट बी है, मान लीजिए कोई संख्या है ए पॉइंट बी। अब दशमलव के पहले अगर हम लोग संख्या के ऊपर लाइन खींच देंगे इस तरीके से, तो ये बार कहलाएगा। और वही जब दशमलव के बाद जब हम लोग लाइन खींचेंगे तो वो अपवर्त कहलाएगा। अपवर्त और बार में सिर्फ यही अंतर है कि दशमलव के पहले अगर संख्या के ऊपर हम लोग लाइन खींचेंगे तो वो बार कहलाएगा, और दशमलव के बाद अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो वो अपवर्त कहलाएगा। तो जो दशमलव के बाद हम लोग लाइन खींचते हैं, यानी जो अपवर्त होता है वो रिपीटेड वैल्यू होता है, और जो दशमलव के पहले हम लोग बार खींचते हैं उसका मतलब माइनस होता है। जैसे इसको हम लोग -a + 0.b लिख सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं 8.49 और 8 का बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा -8 + 0.49।
8.49। तो दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8.49 और 8 के ऊपर बार प्लस 3.68 और 3 के ऊपर बार, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 8.49 8 के ऊपर बार का मतलब हो गया -8 प्लस 0.49। तो इसे हम लोग लिखेंगे -8 प्लस 0.49 और यहाँ पे 3.68 में 3 के ऊपर बार है, तो इसे हम लोग लिखेंगे -3 प्लस 0.68। तो ये माइनस और माइनस को जोड़ दिया जाता है, तो -8 और -3 ये हो जाएगा -11 प्लस यहाँ 0.49 और 0.68 इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.17। अब -11 में से जब हम लोग 1.17 को घटाएंगे तो ये मिलेगा -10.17। -10.7 को हम लोग लिख सकते हैं 10.17 और 10 के ऊपर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है 7 बार 0.189 प्लस 3 बार 0.567 प्लस 2 बार 0.982, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। 7 बार 0.89 को हम लोग लिख सकते हैं -7 प्लस 0.189। उसी तरह 3 बार 0.567 को हम लोग लिखेंगे -3 प्लस 0.567 और 2 बार 0.982 को हम लोग लिखेंगे -2 प्लस 0.982। अब -7 -3 और -2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -12 और यहाँ 0.189 0.567 और 0.982 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.738। अब -12 प्लस 1.738 जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -11.738। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 बार 0.738 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हमने देखा कि बार क्या होता है और अपवर्त क्या होता है। दोस्तों इससे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली छात्र बेसिक मेथड का यूज करते हैं और एग्जामिनेशन में उनके समय का अभाव हो जाता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया आप इसी ट्रिक पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।